हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज केवल हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आज इसको समझेंगे, और समझेंगे ऐसे कि हम बोर्ड एग्जाम में हमारे कोई भी मार्क्स ना कटें। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके घर में आपके पिताजी जो होते हैं, और उनका जो एक फील्ड होता है। अब मान लो वो हॉल में बैठे हैं और आप उसमें एंटर करते हो, तो आपको एक अजीब सा फोर्स फील होता है कि जैसे कभी भी हमारे ऊपर कोई वार हो सकता है। उसी प्रकार का एक फील्ड होता है उस चार्ज का। जिस चार्ज के पास में हम किसी दूसरे चार्ज को जब लेके आते हैं, तो हर एक चार्ज के पास एक ऐसा फील्ड होता है जो उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई चार्ज है, और उस चार्ज के आसपास का वो सारा एरिया, जहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो क्या करे, फोर्स फील करे। कौन? ये दूसरा चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो कहाँ जहाँ जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, दूसरे चार्ज को हम लाते हैं, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और आप उल्टा समझो, आप जैसे देखते हो कि आपके पिताजी के पास में आप जैसे जा रहे हो, तो आप पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। उसी प्रकार से क्या होता है, इस प्लस क्यू को भी हम, इस प्लस क्यू के पास में हम जैसे जैसे लेके आते हैं इसको, इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अब चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग ए स्टैटिक चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब मान लीजिए ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, ये जो चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लस क्यू के पास में क्या होगा, ये एक एरिया है। और इस एरिया में जब भी आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे, तो उस पर क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। इससे बाहर होगा तो फोर्स नहीं लगाएगा, इसके अंदर आएगा तभी फोर्स लगाएगा। और जितना ज्यादा पास में लेके जाओगे, उतने ही फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम जब इसको डिफाइन करते हैं, तो टेस्ट चार्ज को पकड़ते हैं, कुर्बानी इसी की देनी पड़ती है हमेशा। ये क्यू नोट क्या होता है, ये होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश। ठीक। अब समझिए, ये जो क्यू नॉट होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत कम होता है। कम होने का मतलब क्या, नेग्लिजिबल होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। तभी हम इसको जब पास में लेके आते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अफेक्ट नहीं करता। जिससे हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है, हम इसको जब डिफाइन कर सकते हैं, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर बतानी होती है, तो हम केवल और केवल इस प्लस क्यू की बात करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है, इसको डिफाइन करने में जो सबसे मेन फैक्टर का रोल जो है वो किसका है, इस क्यू नॉट का है। The test charge Q naught is infinitesimally small, so it does not disturb the source charge field। मतलब क्या है, ये इतना छोटा इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, चार्ज बनाता है। अब चार्ज ही छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, जिससे ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, सीधा सा एक लाइन में हम कहें तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब क्या है, अभी जो हमने उस क्यू नॉट को लेके आए थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स फील कर रहा था। पहली बात तो वो खुद यूनिट था, तो हम ये कह सकते हैं वो जितना फोर्स फील करता है किसी भी पॉइंट पर, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ये समझ लीजिए, विद्युत जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। हम विद्युत धारा की बात नहीं कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश यहाँ पर रिप्लेस करो, और किसी भी आप नाम को पढ़ोगे, किसी भी भौतिक राशि को पढ़ोगे, तो उसके डेफिनेशन आप आराम से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत की जगह हम आवेश अगर लिख दें, तो ये बन जाएगा आवेश का क्षेत्र। तो आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें किसी और को लाने पर वो क्या लगाएगा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, देखो नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर लगा हुआ है। तो हम वेक्टर जब बताते हैं, तो साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लेके आते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पूछते हैं तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेके आते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दूसरा, जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो फोर्स ऑन ए चार्ज, ऐसा यूनिट जो होता है इसका, वो होता है न्यूटन पर कूलम। देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। पर इसका एक जो होता है वो, और याद रखना आपको, वोल्ट पर मीटर। ये हम सेकंड चैप्टर में जब आएगा तब इसको और अच्छे समझ लेते हैं। उसमें होता है क्या, देखो V इज इक्वल टू ईडी आता है। ये V क्या होता है, यहाँ पर V होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड, D जो होती है वो डिस्टेंस होती है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन D। और V का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो ये बन जाता है वोल्ट पर मीटर।
दूसरा क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना इसका 1131 होता है, लास्ट वाले दोनों क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ये आप इससे निकाल भी सकते हो। फोर्स की जो होती है वो होती है m1L1T-2 और इसकी होती है T1A1। तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बस, ठीक है। इस पर आपको क्या निकालना है, ये मान लीजिए P पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना। ये दोनों ही बोर्ड्स में आपके CBSE और RBC में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यह क्या होगा, देखो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक O पॉइंट है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज +Q% है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें P पॉइंट है और इस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी तक एक ही फॉर्मूला आया है और वो है E = F/Q0, F/Q0। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले F की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें Q0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, E मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो, अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए हमें कम से कम 2 चार्ज चाहिए। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि 2 स्टैटिक चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम कूलम्ब फोर्स की बात करते हैं कि कौन से की, जो एक +Q के बीच में लग रहा है, पर यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज है नहीं तो हमें एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी कौन देगा, Q0 देगा। Q0 हम जैसे यहाँ पर लेके आएंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, फोर्स की वैल्यू वही है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 मतलब अपना Q है, दूसरा Q2 जिसको हम लेके आए वो Q0 है, r² हो जाएगा। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, E = F/Q0। यहाँ पर E डार्क किया हुआ, इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर क्या है, वेक्टर है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर लगाएं तो साथ में क्या आएगा, r आएगा। तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/4πε0। F की वैल्यू आप रखो, F क्या है, 1/4πε0 Q/r²। और इसमें डिवाइड किसका करना है, Q0 का करना है। तो Q0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। और Q0 से Q0 कटेगा तो बचेगा 1/4πε0 Q/r²। साथ में क्या बन सकता है, r। अगर आप वेक्टर यहाँ पर लगा रहे हो, वेक्टर फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई भी है। 1/4πε को हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो k Q/r², साथ में क्या है, r। अब r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम जैसे फोर्स भी तो क्या था, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही था। तो यहाँ पर हम ये जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या बता रहा है, r में और E में रिलेशन बता रहा है। तो आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफ पूछते हैं, तो आपको 4 ग्राफ जैसे दे देंगे और आपको ये कहेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो सही ग्राफ है। जैसे E और R के बीच में रिलेशन अगर आप देख रहे हो तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कर्व। ओके, तो अब करते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जिस प्रकार से हमने फोर्स के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर है। वहां पर क्या था कि एक पॉइंट चार्ज था, उस पर अन्य जितने भी आवेश हैं उनके कारण जो लगने वाला बल होता है उसकी मात्रा, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसके डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जितने भी अलग अलग आवेश प्रेजेंट हैं, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट कितना होगा वो बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स। मतलब क्या होगा, जितने भी अलग अलग चार्जेस हैं वो जितना अलग अलग वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उस पॉइंट पर, और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमें क्या करना है, उनका वेक्टर सम करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और वो किसी एक पॉइंट पर, जैसे P पॉइंट है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Qn है। तो ये जो अलग अलग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट कर रहे हैं, मान लो Q1 करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, वो E1 वेक्टर करेगा, Q2 करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, E2 वेक्टर करेगा, इसी प्रकार से En जो है वो इधर करेगा। तो कुल मिला के हमें इन सब का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। और लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, 1/4πε0 समेशन 1 to n QI RI², क्योंकि फॉर्मूला अभी क्या आया था, सब में 1/4πε कॉमन आ जाएगा। पहले का जैसे आएगा Q1/r1² r1, दूसरे क्या आएगा 1/4πε0 Q2/r2² r2। तो आप इन सबको जब जोड़ोगे तो लास्ट में इंडिसेस लगाओगे तो आपके पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो, विजुअलाइजिंग द इनविजिबल मतलब क्या है, उस चीज को देखना जो कि इनविजिबल है। और वो क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो दिखती नहीं है पर महसूस की जा सकती हैं, और वो कैसे महसूस की जाएंगी उसी को हमें देखना है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है और चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है पर वो दिखता तो है नहीं,
अगर हमें दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आपने क्यू नोट को कहीं पर रखा, ठीक है, और क्यू नोट को रखने के बाद में वो जिधर भी गति करता है वही लाइन क्या कहलाती है, उसका पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। आप देखो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद में किधर जाएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से दूर जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट खुद क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस वाला चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण ये किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो ये जो लाइन को ड्रॉ करेगा, जिस पाथ को ड्रॉ करेगा, ट्रेस करेगा, तो ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। पर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम क्यू नॉट को यहाँ पर रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने के बाद में किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा, तो ये जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व्स ट्रेसिंग द पाथ ए फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड नेचुरली फॉलो। मतलब क्या होगा, जब भी हम किसी फ्री चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है, इमेजिनरी कर्व बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो हमें देखना हो तो क्या करना होगा, केवल उस क्यू नोट को वहां पर रखो और जो उसका पाथ होगा उसको देख लो आप, तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम के अंदर ये मान लो बोनस का क्वेश्चन है कि आपको ये पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसके कोई 5 या 6 गुण लिखिए। तो आपको बहुत सारे गुण हैं, बस आपको तो याद रखना है और वहां पर चिपका के आना है और फ्री के नंबर लेके आने हैं। तो परिभाषा तो हमने देख ली है, साथ साथ में ये देखो इस डायग्राम से आपको दिख भी रहा है और आप फील भी कर सकते हो कि प्लस के कारण हमेशा प्लस चार्ज का जो होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, और माइनस वाला जो होता है उसके कारण किधर आती है, अंदर की ओर आती है, प्लस से निकलती हैं और माइनस पर जाती हैं। पर क्या कभी माइनस से वापस प्लस के ऊपर आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बनाती है वो हमेशा ओपन लूप बनाती है, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। जैसे मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में एक एन होता है और एक एस होता है, आप 10th क्लास में हमने पढ़ा था, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एन से एस पर जाती है और अंदर एस से एन पर आती हैं। तो ये एस से एन पर भी आ रही है और वापस, और बाहर एन से एस पर भी जा रही है, इसलिए हमेशा ये कौन सा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, बंद वक्र बनाती है। पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कौन सा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। साथ साथ में यहाँ पर भी लिखा हुआ था कंटिन्यूअस कर्व्स, कंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब होता है कि सतत वक्र बनाती है, कहीं से टूटती नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसे है फिर बीच में टूट गई फिर बाद में चल रही है, बीच में यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आवेश होगा नहीं चला यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आगे देखिए, जियोमेट्री एंड इंटरसेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब क्या होगा कि अगर हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सीधी हो सकता है उनमें घुमाव भी हो, इस प्रकार से कर्व हो। तो कर्व होगा तो अब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन तो सीधी रेखा में होती है। किसी भी वेक्टर की अगर हमें किसी पॉइंट पर डायरेक्शन बताते हैं वो एक सीधी लाइन आती है, ना कि ऐसे घूमी हुई लाइन। तो हम कैसे बताएंगे, अगर हमें किसी भी बिंदु पर बतानी है तो आप उस बिंदु को पकड़ो और वहां पर एक टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींच दो, उस वो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंजेंट ड्रोन एट एनी पॉइंट गिव्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब क्या है द इम्पॉसिबल इंटरसेक्शन, मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि अगर मान लो काट गई तो जिस बिंदु पर ये काट रही हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि जिस बिंदु पर ये काट रही हैं तो उस पर क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये लाइन है आप, तो यहाँ पर एक टेंजेंट इधर आएगी, और अगर मान लो ये एक लाइन काट रही है तो इस पर इस बिंदु पर टेंजेंट बनाओगे तो वो इस लाइन में आएगी। तो अगर ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पर मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है और दो डायरेक्शन है, ऐसा वेक्टर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसके बाद देखिए फील्ड डेंसिटी एंड कंडक्टर इंटरेक्शंस, मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास में होता है वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फील्ड जैसे वीक पड़ने लगता है, तो वीक पड़ने वाला क्या होगा, तब हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्लोजनेस ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर लाइंस भी क्या होंगी, पास पास में होंगी। फिर एक प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं जो कि एक तो बराबर दूरी पर एग्जिस्ट कर रही हैं, देखो ये आपस में एक दूसरे से बराबर दूरी पर प्लेस्ड है, साथ में इन दोनों की सबकी डिस्टेंस भी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं जब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल भी हो, साथ में उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो आपस में बराबर दूरी पर हो, तो वो क्या दिखाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र।
और इसको हमें इसलिए ध्यान में रखना है कि हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे अब से वो सारे के सारे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ही हमारे पास फिजिक्स में अवेलेबल हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हैं पर बहुत कम मात्रा में हैं। तो आइडियल कंडीशन जो होती है वो होती है एक समान विद्युत क्षेत्र। हालांकि इसको प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है, पर फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उनमें हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये देखिए कि हमेशा लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी चार्ज पर परपेंडिकुलर आती हैं। परपेंडिकुलर जैसे मतलब यहाँ पर हमेशा कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इस प्रकार से। तो परपेंडिकुलर ही तो निकलती हैं और परपेंडिकुलर ही आती हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जैसे ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और ऐसे निकल गई, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं है, नहीं निकल सकती। और क्यों नहीं निकल सकती इसको हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। और साथ में क्या पाया गया है कि जब भी कोई कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी मिलती है आपको, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। मतलब अंदर जो होता है, जैसे मान लो कार है, कार के अंदर अगर ऊपर से बिजली गिर गई, बिजली गिरने से अंदर जो है कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप हमेशा क्या रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो, पेट्रोल टैंक में आग लग जाएगी और आपका काम तमाम हो जाएगा। तो अब देखिए द मैक्रोस्कोपिक शिफ्ट कंटिन्यूस चार्ज। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, पर डाउट को हमें समझना है। जब भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में, साइंस में कहीं पर भी डाउट होता है ना, तो वो ऐसा ही नहीं होता, वो होता है एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। वही सीधी सी बात है, वहां पर रूल चेंज हो जाते हैं, हर डाउट का एक अलग रूल होता है। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि डाउट का मतलब होता है कि आपने वहां पर फिजिक्स या अपनी जो साइंस है वो काम ही नहीं कर रही है। अब देखो इस टॉपिक को हमें ऐसे भी समझना पड़ेगा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब चार्ज जो होता है वो हमेशा पैकेट्स में पाया जाता है, बीच से इसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे मास को हम तोड़ सकते हैं, चौक होती है, चौक को हम तोड़ते हैं तो कहीं से भी तोड़ सकते हैं, चौक का कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतनी चौक टूटेगी। जैसे यहाँ पर होता है, इसमें आपको दिख रहा है हर एक जगह कोई ना कोई मास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसको ये डिनोट किसको कर रहा है, चार्ज को कर रहा है, कंटिन्यूस चार्ज कर रहा है। मतलब चार्ज जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, तो कहीं से भी आप तोड़ोगे आपको कोई ना कोई चार्ज मिल जाएगा। तो एक जगह तो ऐसा आ रहा है कि चार्ज कंटिन्यूस है, और एक जगह आ रहा है कि चार्ज डिसकंटिन्यूस है या क्वांटाइज्ड है। तो ऐसा जो मिसकॉन्सेप्शन है या उसको हम कह सकते हैं एक डाउट है, उसको थोड़ा सा क्लियर रखना है। एक ही चैप्टर में दोनों चीजें आ रही हैं तो उसको और ढंग से पढ़ना है। तो चार्ज एक्चुअल में होता कौन सा है, क्वांटाइज्ड होता है या कंटिन्यूस होता है? तो वास्तव में इसका आंसर है कि वो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड ही होता है। पर इस टॉपिक में क्या है, इसकी रियलिटी ये है कि जब चार्ज इतना पास पास में हो कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम देख नहीं पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज है पर चार्ज इतना पास में है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, उनके बीच के डिस्टेंस को हम मेजर भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज हर जगह ही प्रेजेंट है। पर आपको अगर कोई सवाल पूछे कि वास्तव में चार्ज क्वांटाइज होता है कि कंटिन्यूस होता है, तो चार्ज क्वांटाइज ही होता है। पर कुछ ऐसे आगे डेरिवेशंस वगैरह आएंगे तो हमें उनको सॉल्व करने के लिए, कुछ ईजी बनाने के लिए कंटिन्यूस चार्ज ही मानना पड़ता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन या उसका ऐसा वितरण जिसमें हम चार्ज को क्या मानते हैं, कंटिन्यूस मानते हैं, सतत मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी के लिए 2-3 टॉपिक ऐसे आएंगे जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को कंटिन्यूस मानना पड़ेगा। तो अब इसमें नीचे लिखा हुआ देखो, रियलिटी तो क्या है, व्हेन चार्जेस आर इनफिनिटेसिमली क्लोज टुगेदर इन मैसिव नंबर्स इंडिविजुअल काउंटिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो इतने पास पास में एग्जिस्ट करते हो और इतने बड़ी संख्या में एग्जिस्ट करते हो कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसके बारे में, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसकी 3 वैल्यूज ऐसी होती हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, डेंसिटी को पढ़ना होता है, हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है उनको हम पढ़ते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स मतलब 1D में, 2D में और 3D में। मतलब अगर हमारे पास जो चार्ज होता है वो किसी लाइन के अलोंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम किसी ऐसे माने किसी क्षेत्रफल पर या किसी चादर पर या किसी प्लेट पर ऐसे चार्ज किसी सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता हो या इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी वॉल्यूम में 3D में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या पढ़ना है इनके बारे में, ये वैल्यू जो है इन पर आप ढंग से फोकस करना, इनकी वैल्यू हमारे बहुत काम आएगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किसको कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। लेमडा होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो ऊपर तो हमें हमेशा चार्ज रखना है, नीचे जो है वो क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम किसका डिवाइड करेंगे, लेंथ का डिवाइड करेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, एरिया से करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से करेंगे। ऊपर हमेशा चार्ज आएगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे याद रखो। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो क्यू का होता है कूलम, सब में कूलम आएगा। नीचे लेंथ का क्या होता है, मीटर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस नोट्स को रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा ताकि ये बेहतरीन जानकारी जो है वो सभी को मिलती रहे। थैंक यू।